नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सारे शहरों के रास्ते आज उन परीक्षा केंद्रों की ओर जाते दिखे जहां सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। 60,000 से कुछ ज़्यादा नौकरियों के लिए आधा करोड़ से कुछ कम नौजवान लाइन में हैं, यानी एक पद के लिए तकरीबन 80 नौजवान। इनमें यूपी के तो हैं ही, देश के दूसरे राज्यों के भी हैं। ये परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से एक बार पहले स्थगित की जा चुकी है। इस बार के इंतजाम देखकर लग रहा है कि सरकार कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। ट्रेनों में भीड़ है, प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं, नौजवान बहुत दूर दूर से लंबा सफ़र कर परेशानियां झेल परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सिपाही बनने की बेताबी के सामने सब कम है। लखनऊ से तनिष्क पंजाबी बता रहे हैं सारा हाल। लखनऊ हो या नोएडा, अलीगढ़ हो या वाराणसी, हर तरफ ऐसी ही भीड़। लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही सिपाही भर्ती की परीक्षा देने के लिए उतर पड़ा है। पहला दिन था, 2 पालियों की परीक्षा ठीक ठाक निपट गई। थोड़ा सा था, लेदी क्वेश्चन था, उसके बाद क्वेश्चन सब सही था। पिछली बार भी आपने एग्जाम दिया था? हाँ, दिए थे। पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना ज़्यादा पेपर तो पिछले बार की तुलना इस बार अच्छा था। इस बार पिछले बार की तुलना इस बार पेपर सही था। जब पेपर लीक कर सुनते हैं तब थोड़ा सा लगता है कि सब मेहनत बर्बाद हो रहा है, और तो अभी तक तो नहीं सुने हैं, तो इस बार थोड़ा लग रहा है सही। और पिछले बार तो थोड़ा दिक्कत लग रहा था, जैसे कि पेपर सुने, एग्ज़ाम दे के निकले बाहर, पता चला कि पेपर लीक हो गया है। जो हम आए थे 120 मार्क के, अगला आ गया था 150 में 150 मार्क के, तो फिर चुपचाप घर जाना पड़ा था। फिर हुआ एग्ज़ाम, तो इस बार थोड़ा सही लग रहा है। पैटर्न था कुछ ही जैसे पहले था वैसे सेम है, बस इसमें थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। और बाकी क्वेश्चन वगैरह जो है इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और लगाने के लिए बेहतर है। पिछले बार के मुकाबले कितनी बड़ी चुनौती थी? ये चुनौती तो बहुत बड़ी हम लोगों के लिए भाई, आप खुद ही देख लीजिए। इस बार हम लोग कितनी मेहनत करके एग्जाम तैयारी किए थे, और उसके बाद अच्छा सा पेपर भी गया था उस बार, और उसके बाद इतना लंबा समय 6 महीने के बाद फिर से वही पेपर देना पड़ रहा है, तो कष्ट तो होना ही होना है। अब आगे ये भी हो कि ना हो, अभी ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन सारे नौजवान इतने भाग्यशाली नहीं रहे, कुछ की परीक्षा छूट गई। मथुरा में कई लोग भारी बारिश और जगह जगह पानी भरा होने की वजह से परीक्षा नहीं दे सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाहियों के लिए 48,17,441 नौजवान लाइन में हैं। 67 जिलों में 1,174 केंद्रों पर लिखित परीक्षा हो रही है। परीक्षा 2 घंटे की है और 5 मिनट अतिरिक्त भी मिलेंगे। पहला दौर 25 अगस्त तक चलेगा, दूसरा दौर 30 और 31 अगस्त को है। तकरीबन 9.5 लाख हर दिन परीक्षा में शामिल होंगे। इंतजामों के लिए 2,300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही ये परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं, और शासन तथा विभाग सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी हैं और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा, और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा देने वालों ने कई दिनों तक आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया था। यूपी में सिपाही की नौकरी को लेकर दूसरे राज्यों में भी गजब का उत्साह है। इस बार 6.5 लाख से ज्यादा नौजवान दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार से है। यूपी में सिपाही बनने के ख्वाहिशमंद लोग हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड समेत 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। आपने पिछली बार भी पेपर दिया था, इस बार आप फिर से देने आई हैं, क्या फ़र्क लगा आपको सिक्योरिटी में? कितनी सिक्योरिटी थी, कितनी चेकिंग थी, कितना स्ट्रिक्ट था सब कुछ? मतलब पिछली बार तो नॉर्मली लग रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है।
अच्छा, जैसे क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कई लड़कियों के क्लिप भी निकलवा दिए गए थे, क्लच भी निकलवा दिए गए थे, मैंने देखा था। हाँ, किसी भी मेटल की चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते, क्लिप क्लेचर कुछ भी हो वो सब निकाल दिया, जहाँ तक कि राखी को भी निकलवा दिया गया। अच्छा, राखियों को भी निकलवा दिया। जी। और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वैसा ही था? नहीं, पहले थोड़ा इजी था, इस बार का थोड़ा बहुत टफ था। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था एग्जाम। आपका नाम? गौरव यादव। क्या आपने फ़र्क देखा पिछली बारी में इस बारी में सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि पिछली बार दो दिन में ख़त्म हुआ था ये एग्ज़ाम, इस बार पहले तो आप कैसे आए, बस से आए, ट्रेन से आए, उस बारे में बताइए। पहले तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हो गया था, टावरी में हो गया था, अब की बार मुझे लखनऊ आना पड़ा, तो वहाँ से देखने के बाद यहाँ तो कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी थी और अच्छी तरीके से यहाँ चेकिंग वेकिंग थी। पहले तो ऐसे ही चेक कर लिया था और अंदर कर दिया था, बाकी से पहले से अब की बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी तो मतलब बहुत ही, पहले रोल नंबर चेक हो रहे थे, फिर ऑथेंटिक हो रहा था, फिर उसके बाद जहाँ क्लास में बैठे हुए थे वहाँ पे भी चेक हो रहे थे और 2-3 लड़कों को बुलाया था, सामने निकाले पेपर भी हमारे। अच्छा। तो वो मतलब अच्छा लगा। 60,000 से कुछ ज्यादा पद है और 48 लाख लोग लाइन में, यानी एक पद के लिए 80 दावेदार। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नौकरियां कम होती जा रही हैं, लेकिन पक्की नौकरी और अच्छी सुविधाओं की वजह से सरकारी नौकरियों की दीवानगी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका उदाहरण है ये सिपाही भर्ती परीक्षा, जिसे आधा करोड़ से कुछ ही कम दे रहे हैं। लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनिष्क, हमने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, विस्तार से आपने बताया पिछली परीक्षा से इस परीक्षा में क्या अंतर है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या 48 लाख लोग जिस परीक्षा के लिए आए, तो जो परीक्षा देने आए उनकी तो परीक्षा है ही, साथ ही जो परीक्षा ले रहे हैं उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा पर्चा लीक हो गया था। इस बार उनका कोशिश यही होगी कि पर्चा लीक ना हो और साथ ही साथ इंतजाम भी करना। जी ज़रूर, मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था वो चुनाव से जस्ट पहले हुआ, तो कुछ टाइम पहले ही हुआ था और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। खासकर समाजवादी पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि आप देखिए लगभग 45 से 50 लोग ये पेपर दे रहे हैं। अगर 45 से 50 लोग ये पेपर दे रहे हैं तो उनके परिवार में जो है 4 लोग रहने वाले हैं, तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। तो ये अखिलेश यादव ने कहा था। खैर, ये आपने बहुत सही बात कही कि इस बार सिर्फ इन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं है, परीक्षा उनकी भी है जो परीक्षा ले रहे हैं। और इसी परीक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है इनकी तैयारी करी गई है। मैं पहले बताता हूं कि जो अभ्यर्थी हैं इस बार बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है। 2300 मजिस्ट्रेट डिप्लॉय हुए हैं और 25,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय हुए हैं। एक अभ्यर्थी जब जाता है तो उसकी पहले चेकिंग होती है पूरी अच्छी तरीके से, शूज़ तक उतार के लोगों की चेकिंग करी जा रही है। सिवाय 2 पेन और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है और एंट्री एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले बंद कर दी जा रही है। साथ ही साथ अगर आपके बायोमेट्रिक स्कैनिंग में कोई दिक्कत आएगी तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था है। अब जब कोई अभ्यर्थी पेपर देने जा रहा है तो उसके अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है हर कमरे के अंदर, और कॉलेज के अंदर ही जहां पर एग्जाम हो रहा है वहीं पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसकी रिपोर्ट जाती है सेंट्रल कंट्रोल रूम को। और प्रिंसिपल इंचार्ज, उस कॉलेज का प्रिंसिपल इंचार्ज है वहाँ की हर चीज़ के लिए, और साथ ही साथ उनको ओवरसी कर रहे हैं एक मैजिस्ट्रेट। तो हर कॉलेज पर एक मैजिस्ट्रेट जो है डिप्लॉय किए गए हैं उसको ओवरसी करने के लिए। आधे कर्मचारी जो हैं जो एग्जाम, अगर एक कॉलेज में मान लीजिए 100 कर्मचारी एग्जाम करवा रहे हैं तो 50 जो हैं कॉलेज के खुद हैं, 50 सरकारी स्टाफ है। इस तरीके से बांटा गया है और सारी रिपोर्ट जा रही है सेंट्रल कंट्रोल रूम को। तो इस तरीके की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाए गए हैं। क्वेश्चन पेपर की ट्रैकिंग है, हमने सूत्रों से भी पूछा तो इंटेलिजेंस यूनिट जो है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो क्वेश्चन पेपर का जो ट्रांसफर है वो ट्रैक कर रहा है। अगर बाय चांस किसी कारणवश रूट में बदलाव आता है तो वो डायरेक्ट कंट्रोल रूम को रिपोर्ट होता है और फिर हर चीज का तालमेल जो है बिठाया हुआ है। तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा, बहुत ही ज़्यादा पुलिस तैनाती, बहुत ज़्यादा मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इस तरीके का पूरा बंदोबस्त किया गया है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। जी, 24 अगस्त को लुधियाना में एक बड़ा रोष मार्च करने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
ये मार्च कैंसर जैसी बढ़ रही बीमारियों के खिलाफ होने वाला है जो गंदे पानी की वजह से फैल रही हैं। श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी कुलदीप गोयल का कहना है कि हरिके बैराज में सतलुज और व्यास नदियों का मिलन होता है और उसके बाद राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर के जरिए पानी आगे पहुंचता है। हरिके बैराज में जहां इन दोनों नदियों का मिलन हो रहा है वहां हालात ये हैं कि सतलुज नदी का पानी दूर से देखने में ही काले रंग का नजर आता है। इसका सीधा साधा कारण ये है कि सतलुज नदी में लुधियाना से निकलने वाले बुढ़ा नाले का गंदा पानी मिलता है। इस प्रदूषण का असर इतना है कि राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों और पंजाब के भी कुछ जिलों में कैंसर और दूसरी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। हमने पिछले काफ़ी समय से ये आंदोलन चला और अलग अलग विचार आए और एक विचार सभी के दिमाग में ये आया कि अगर गंदे पानी से पूरे राजस्थान और पंजाब को बचाना है तो उसका एक उपाय है कि एक गंदे पानी की नहर अलग से निकाल ली जाए और उसको उस क्षेत्र तक ले जाया जाए जहाँ बहुत सारा बरानी क्षेत्र है, जहाँ बहुत खुली ज़मीन है, उसमें वो पानी को डंप कर दिया जाए। ये सस्ता और टिकाऊ एक तरीका है और इसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सतलुज और ब्यास नदी को लगातार पंजाब के सीवरेज और पंजाब की औद्योगिक इकाइयों द्वारा जहरीला और प्रदूषित किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट है। उस मूवमेंट के अंदर हमने जनता से डिमांड की है कि वो राजस्थान से भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग जा रहे हैं, उसके अंदर वो जाएं, क्योंकि ये प्रदूषित पानी लगातार हमारे इलाके के अंदर कैंसर, हेपेटाइटिस बी, काला पीड़िया और चमड़ी के और हड्डी के रोग और यहाँ तक कि हमारी जो यादाश्त भी, जो मानसिक तनाव के जरिए हमारी यादाश्त भी कमज़ोर हो रही है, उसकी वजह भी ये पानी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीति तेज हो रही है। हेमंत सोरेन हाल के दिनों के कई संकटों से मुक्त होने के बाद अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनकी पार्टी ने पूरे राज्य में झारखंडी अधिकार मार्च निकाला। झारखंड से भेदभाव के खिलाफ जेएमएम ने सभी 24 जिलों में झारखंडी अधिकार मार्च किया। झारखंड सरकार का आरोप है कि केंद्र ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। मोराबादी में युवा आक्रोश मार्च निकाल रही है भाजपा, ये दिखाने के लिए कि युवाओं के प्रति वो कितनी संवेदनशीलता रखती है। लेकिन अगर उतनी ही संवेदनशीलता भाजपा को होती तो सबसे पहले झारखंड के हक का 1,36,000 करोड़ वापस करती, ताकि उस पैसे से यहाँ का जो राज्य सरकार है वो युवाओं को रोजगार दे पाती। झारखंड मुक्ति मोर्चा याद दिला रहा है कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत तरीके से फंसाया गया। इससे पहले सरकार सरना आदिवासी धर्म कोड, 1932 आधारित स्थानीय नीति, पिछड़ों को 27% आरक्षण, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने, वृद्धों को पेंशन देने, आदिवासी मूलवासी को पहचान और हक अधिकार देने के नाम पर झारखंडियों से छल करती रही है। आज जिस तरीके से हमारे झारखंड का अनदेखी किया जा रहा है, चाहे वो 27% आरक्षण देने का मामला हो, चाहे सरना कोड धर्म का लागू करने का मामला हो, चाहे जितने तरह की रॉयल्टी देने का मामला हो, उसके विरोध में आज हम लोग हमेशा मांग करते आ रहे हैं। कैबिनेट से हम लोगों का ये पास हो गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार के हक और अधिकार जो केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, वो सिर्फ युवाओं को छलने का काम किए, आज तक उस पर कभी पहल नहीं किए। केंद्र में इतनी नौकरियां पड़ी हुई हैं, आज तक वो नौकरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया। साथ ही साथ झारखंड के हक और अधिकार का हनन केंद्र सरकार पिछले 20 सालों से करते आ रही है। हम लोग को अपना हक और अधिकार चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, हमारी रॉयल्टी के जो पैसा है वो हमें दिया जाए और हमारी स्थानीय नीति लागू किया जाए, चाहे वो सरना कोड भी लागू किया जाए और हमारे यहाँ कोल इंडिया का जो ऑफिस है वो हमारे झारखंड में बनाया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि चाहे वो हम झारखंडियों को 1,36,000 करोड़ का बकाया हो या खेलो इंडिया के तहत मात्र 9 करोड़ की राशि, केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा हम झारखंडियों के साथ भेदभाव किया है। मेरे साथ उन्हें जो करना है वो कर ले, मुझे चाहे तो पुनः जेल में डाल दे, पर झारखंड के खिलाफ भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं।
इसी भेदभाव के खिलाफ और हम झारखंडियों के हकों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सभी जिला मुख्यालयों में आपका साथ चाहिए। आइए हम सब झारखंडी अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। झारखंड विरोधी केंद्र सरकार होश में आओ। झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी मोर्चा खोल दिया है। झारखंड से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता में बलात्कार और हत्या के मामले के आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी भर दी है। आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में ये जानकारी दी, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जल्दी होगा। सीएफएसएल के एक्सपर्ट इस मामले में जांच करेंगे। और इस मामले में आज भी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कल भी सीबीआई ने 10 घंटे से ज़्यादा संदीप घोष से पूछताछ की थी। अब तक पिछले 7 दिनों में सीबीआई संदीप घोष से 88 घंटे से भी ज़्यादा पूछताछ कर चुकी है। कल सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से संदीप घोष और पीड़िता के बाकी 4 साथी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी परमिशन मिल गई है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट आज से शुरू होंगे। वहीं आज कोलकाता की सिलहल्दा कोर्ट को शाम 5:30 बजे से पहले आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला देना था। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय की सास का कहना है कि संजय ने 2 शादियां की। उसकी दूसरी पत्नी का कैंसर से शिकार होकर शादी के कुछ महीने बाद ही निधन हो गया था। संजय की सास का कहना है कि संजय की पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी और उनकी जो बेटी संजय की दूसरी पत्नी थी, जिसके साथ शादी के कुछ महीने बाद से शराब पीकर संजय मारपीट करता था। संजय की सास के साथ खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगल ने। संजय की एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। उनकी जो सास हैं संजय की, वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। संजय की शादी आपकी बेटी से कब हुई थी और कब उनकी मौत हो गई थी? 19 फरवरी में शादी 22 में। हाँ। अच्छा। और 2023 में वो अच्छा खत्म हो गई। अच्छा। तो अभी जो संजय का नाम आ रहा है कि उसने एक लड़की की रेप कर दी है, हत्या कर दी है, उस पर क्या कहना है आपका? हम क्या कहेंगे उसमें, हम क्या कहें? कुछ करने वाला, हम बोलने वाला कैसे बोलेंगे? क्या किया नहीं किया, हम देखा ना उना, हम तो सुन रखा नहीं। संजय का बर्ताव कैसे था? आपकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव था उसका? ऐसा ठीक ही था, पी खा के मार मुर देता था, बात हुआ था। बेटी को मारता था? हाँ, कभी कदाल पी होके रहता है तो मार देता है बस। अच्छा, क्यों मारता था? अब पी खा के उल्टा पुल्टा बोल देगा, यदि लड़की तो आदमी है तो मार भी करेगा। अच्छा, बस सर कुछ तो हम जानता नहीं। तो संजय की क्या और भी शादियां हुई थी? हाँ, आगे का शादी हुआ था, एक शादी और हुआ था। हाँ, आगे पहला फर्स्ट। तो उसकी वो भी छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ दिया? वो मालूम नहीं है, छोड़ कर चल गया था। उसका बाद में हम बोला तुम्हारा डिवोर्स पेपर दिखाओ। बोला मेरा डिवोर्स पेपर है। बोला अच्छा, बस। तो आपकी बेटी आपसे बात करती होगी, बताती होगी संजय की खराब उराब हो गया, उसका बाद से कुछ बातचीत मेरा बेटी से नहीं। तबीयत खराब होने के पहले बताती होगी संजय? आगे जो था उसका घर में था, फिर 3 महीना का प्रेग्नेंट था, उसमें खराब हो गया वो, उसी उसका बाद से बीमार गिरने लगा। अच्छा, बस। अच्छा, प्रेग्नेंट थी वो? हाँ, 3 महीना का। 3 महीने का, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी? हाँ, उसी में तबीयत खराब हो गया उसी से। तो क्या शादी के बाद से ही वो मारपीट करने लगा था? नहीं, एक दिन मारा था तो क्या समझेगा। अच्छा, तो बेटी आपकी बोलती थी किस तरह का आदमी है, कुछ बताती थी? बेटी बोलना मम्मी कोई तरह का आदमी नहीं नजर आ रहा हमको, बस। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं बोलना। आपके पास आता था यहाँ पे? नहीं, कभी कदाल आता था, एक रोज 2 महीना में 6 दिन में 1 दिन आया तो का। अच्छा, बस। बात करता था आपसे? नहीं, बात नहीं, अभी तो इधर 1.5 साल से आ नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी जब खत्म हो उसका बाद से आना जाना बंद है, नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है उसको सजा मिलनी चाहिए? ये देखिए कैसे हम बोलेंगे सर, आप ही बोलिए, आप ही समझिए, सोच को बोलिए, हम कैसे क्या बोलें? इतने गलत काम के आरोप लगे हैं, सजा तो मिलनी चाहिए ना। अब क्या, हमको कुछ समझ नहीं आता, उससे कुछ रिश्ता नहीं है, हम उससे कुछ बात नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो ये घर में कोठी बाड़ी में काम करते हैं तो खाते हैं बस।
और कुछ बात नहीं है हमसे। A1 और A2 के नाम पर दूध, घी, मक्खन और दूध के उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी गई है। FSSAI ने कहा कि दूध, मक्खन, घी, दही जैसे उत्पादों को A1 और A2 के आधार पर बेचना गलत है। उसका कहना है कि A1 और A2 प्रोटीन के नाम पर दूध और दूसरे उत्पादों का प्रचार भ्रामक है। A1 और A2 दूध का साइंटिफिक तरीके से ना कोई वर्गीकरण है और ना ही कोई जांच होती है। FSSAI ने कहा कि कंपनियां A1 और A2 से संबंधित सभी प्रचार अपने वेबसाइट या सोशल मीडिया से तुरंत हटा लें। दरअसल कई दूध कंपनियां A2 के फायदे बताकर अपने प्रोडक्ट को बेच रही थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, ये पूरा मामला है क्या? ये A1 A2 क्या होता है और इसके नाम पर किस तरह से ग्राहकों को जानकारी दी जाती है अपना उत्पाद बेचने के लिए? तो रवीश के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि A1 और A2 के आधार पर जो वर्गीकरण करके दूध, घी, मक्खन आदि बेचा जा रहा है, इस पर अब इस नाम से आप नहीं बेच सकते हैं, A1 A2 के नाम पर नहीं बेच सकते, क्योंकि ये बताया गया कि इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। रवीश के पास जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों ये वर्गीकरण होता है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा गया है कि A1 और A2 के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है ये ठीक तरीका नहीं है और इस पर अब रोक लगा दी गई। ये ज़रूर कहा गया है कि जिन पर्चियों पर, जिन पैकेट्स के ऊपर छपा हुआ है वो उनको एग्जॉस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है, यानी 6 महीने तक वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद A1 और A2 के नाम से वो नहीं बेच सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। त्रिपुरा में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। तकरीबन 17 लाख लोगों पर बाढ़ का असर हुआ है। तकरीबन 65,000 लोगों को उनका घर छोड़ना पड़ा है। राज्य भर में 450 राहत शिविर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा बहुत बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के 8 ज़िलों में बाढ़ हुई है। लगभग 80% राज्य का जो एरिया है वो बाढ़ से प्रभावित है और 3 ज़िले बहुत ज़्यादा प्रभावित है, साउथ त्रिपुरा, गोमती और धलाई। इसके साथ साथ बाकी ज़िलों में भी बहुत असर पड़ा है इस बाढ़ का, क्योंकि त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों में बहुत भारी बारिश हुई। इसके चलते 17 लाख से भी ज़्यादा लोग पीड़ित हैं बाढ़ से। लगभग 1 लाख के करीब लोग अब राहत शिविरों में हैं। 500 राहत शिविर खोले गए हैं। 11 NDRF की टीम सेंटर ने त्रिपुरा में भेजे हैं। एयरलिफ्ट किया गया था उनको और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर द्वारा कुछ इलाकों में जो खाद्य सामग्री और जो एसेंशियल सामग्री है उसको ड्रॉपिंग की गई है। आज राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने एरियल सर्वे किया और कुछ पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जो सबसे ज़्यादा पीड़ित अंचल है, जो इलाका है, वहाँ पे उन्होंने दौरा किया। इसके साथ साथ अब तक 23 लोगों की मरने की खबर है NDRF के सूत्रों के मुताबिक और कुछ लोग अभी भी मिसिंग भी हैं, क्योंकि ये जो बाढ़ आई थी ये ऐसी बाढ़ थी, बहुत भयानक बाढ़ थी। और त्रिपुरा की अगर हिस्ट्री को देखें तो पिछले 50 से 60 सालों में शायद ये दूसरी बारी हुआ है कि इतना भयंकर बाढ़ आया है। बहुत लोगों के लिए तो अपने जीवन में ये पहली बार ऐसा बाढ़ उनको देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं पे लोग और जो प्रशासन है वो भी इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि मेट डिपार्टमेंट ने अभी इस वीकेंड तक ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है। बारिश थोड़ी कम होती दिख रही है, तो ये एक अच्छा आसार है। उसके साथ साथ अब जो रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, उसमें भी बाधा आई है। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हो के रखे हुए हैं। तो ये पूरा जो परिस्थिति बना हुआ है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ जो लोग रिलीफ कैंप में हैं वहाँ उन तक खाना पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। और अभी भी जिन इलाकों में अभी भी पानी है वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। रुद्रप्रयाग के फटा में बादल फटने की वजह से नेपाल के 4 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई। बद्रीनाथ और केदारनाथ नेशनल हाईवे कई जगह पर भूस्खलन और मलबे की वजह से बंद हो गए हैं।
उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते 250 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक और चमोली के थराली और पागलों में भारी तबाही हुई है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश से लोगों के घरों में मलबा घुस गया। पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से गंगा और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। न सिर्फ देवप्रयाग बल्कि हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा खतरे के निशान के पास है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अगस्त तक उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश की वजह से 250 से ज़्यादा सड़कें भूस्खलन या फिर मलबा आने के कारण बाधित हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़कों की अगर बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में कई जगह पर सड़कें बाधित हुई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में फाटा के यहाँ पर 4 नेपाली मजदूरों की मलबे में दबने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि देर रात लगातार बारिश हुई थी और बारिश की वजह से काफ़ी जगह पर बादल फटने की घटनाएं हुई है। इसके अलावा टिहरी, बागेश्वर, चमोली और देहरादून के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिनों के लिए यानी अगले 1 हफ्ते की बात करें तो कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि इस दौरान भारी बारिश के चलते काफ़ी जगहों पर सड़कें ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि ऊपर से मलबा आ सकता है या फिर भूस्खलन हो सकता है या बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिर सकते हैं। वहीं इस पूरी पिछले 24 घंटों की अगर बारिश की नुकसान की बात करें तो लगभग 250 से ज़्यादा सड़कें इसमें प्रभावित हुई है, जिसे खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ 4 लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें मलबे के दबने के कारण इन लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो मौसम से कई जगहों पर काफ़ी सारी दिक्कतें हुई है। लोगों को आने जाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें अगले 24 घंटों की तो 24 घंटों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम विभाग ने ये बताया है कि बारिश हो सकती है, इसलिए नदियों के किनारे लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं कि वो नदियों किनारे ना जाएं, क्योंकि अक्सर जब भी बारिश होती है तो लोग नदियों किनारे जाते हैं और ऐसे में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से अलकनंदा और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चाहे वो देवप्रयाग हो, ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, वहाँ पर गंगा का जो वाटर लेवल है या तो खतरे के निशान तक बह रहा है या उससे ऊपर बह रहा है। इसके अलावा श्रीनगर में जो धारी देवी मंदिर है वहाँ पर भी काफ़ी पानी ऊपर तक आ गया है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में काफ़ी बारिश हुई है। खास बात यह है कि जब ऊपरी इलाकों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है तो उसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए एहतियातन जो निचले इलाके, खासकर उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, जो गंगा के आसपास के वाले इलाके हैं या यमुना के आसपास वाले इलाके हैं, उनके लिए निर्देश जारी किए हैं कि ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, तो इस लिहाज से लोग सतर्क रहे। ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। दिल्ली के लाजपत नगर में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पर वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने 300 बुजुर्ग महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत है कि 24 घंटों में उनको पेंशन रिलीज करनी पड़ी है। 3 दिन पहले उन्होंने इसे लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस दिया था। क्या मांगे हैं सरकार से आप? हमको यही चाहिए, पेंशन चाहिए हमको। अब से नहीं मिला है पेंशन? अरे नहीं बेटा, नहीं बनी नहीं थी, नहीं बनवाना है हमको। नहीं, अभी तक कोई सरकार से मदद नहीं? कुछ कोई नहीं। हमने 2-3 चक्कर बोले भी थे तो कहे नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। क्या मांगे सरकार से? पेंशन भी ना आ रही, हमने तो खूब मांगा, हमें ना दिया कुछ भी। बीवी कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं, किराए पर हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। हमारा दुर्गा देवी नाम है। और क्या नाम है बेटा, मैं बेटी की गुजारा करती हूँ। मेरी जो है पेंसिल अप्रैल से बंद है, उसी से गुजारा। पहले बेटा बड़ा था वो खत्म हो गया, एक बेटा वो कुछ देता होता है नहीं कोई चीज, तो फिर मैं कहाँ से गुजारा करूँ? और बेटी की कब तक गुजारा करूँगी ये बताओ। तो आज अतिशी ने बोला है कि बुजुर्गों को पेंशन मिल जाएगी, एक बड़ी खुशखबरी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो सोचते हैं अच्छी बात है, मिल जाए तो हम इसी के लिए तो आए हैं। आपके खाता में पैसा आएगा तब विश्वास करेंगे आप? हाँ, खाता में आएगा जब तो फिर कैसे करेंगे? 8 महीने हो गया, 8 महीने हो गई, दूसरी साल लग गई, दूसरी अभी पैसा ना आया पेंशन का एक भी। अन्य कहता आ रही है ना आ रही, और किराए पे रह रहे हैं यहाँ।
क्या समस्या है आपकी और कब से मेरा 10 साल 12 साल हो गए बेटा, मेरे बेटा नंबर अभी तक कोई पेंशन नहीं मिला है। झाड़ू पोछो करके हम गुजारो कर रहे बेटा, मेरी पेंशन बढ़नी चाहिए। सर, आज इस धरना के पहले ही आतिशी ने हमें ये अनाउंसमेंट किया है कि जो पेंशन हो जाएगी, उस बारे में आपका क्या कहना है? कि हमने परसों समाज कल्याण निदेशालय को एक नोटिस दिया था कि 24 घंटे में इन बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, नहीं तो हम आपका घेराव करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। और मैं इस भारतीय जनता पार्टी की जीत मानता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूँ। इन जितने भी वरिष्ठ लोग आए हैं, इनका आशीर्वाद है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को झुकना पड़ा है। 8-8, 10-10 महीने से पेंशन नहीं दे रहे हैं। अपना शीश महल बनाने के लिए पैसे हैं, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल बांटने के लिए पैसे हैं। लेकिन ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उसकी पेंशन इन्होंने बंद कर रखी थी। आज अगर हमारे इस दबाव के कारण वो इस पेंशन को लागू कर रहे हैं, तो मैं इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मानता हूँ और ये कहता हूँ कि हर वो मांग बुजुर्गों की जो दिल्ली की जनता का हक है, वो इस सरकार से हम लेकर रहेंगे। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच ही केजरीवाल सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो पेंशन अप्रैल से रुक गई थी, वो अब आना शुरू हो गई है। 90,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को पेंशन क्रेडिट कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूँ कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। आज पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। दिल्ली के भारत मंडपम में इसे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। आज ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था। चांद की दक्षिणी सतह पर उतरने वाला पहला देश बना था भारत। चांद पर यान उतारने वाला चौथा देश हुआ भारत। विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर उतारा गया। विक्रम में चांद के आयोनोस्फीयर का अध्ययन किया गया। 50 लाख से 3 करोड़ प्रति क्यूबिक मीटर घनत्व वाले इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन किया गया। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह के नीचे खुदाई भी की है। ज़मीन के 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान जांचा। चांद की सतह से 60 डिग्री का अंतर है, ये पता लगा। 4 सेकंड का एक भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान को सल्फर भी मिला। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन भी मिला है। 10 दिन में प्रज्ञान ने 100 मीटर का चक्कर लगाया था। ये सब चांद के अध्ययन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और इस मौके पर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने एनडीटीवी से खास बातचीत में 2040 तक चंद्रमा पर किसी भारतीय को उतारने का वादा किया है। इस मिशन के ट्रायल के तौर पर चंद्रयान 4 चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट पर जाएगा और वहां से वापस आएगा। इसके बाद मानव मिशन भेजा जाएगा। पिछले साल एक बड़ा कारनामा किया भारत ने, जब भारत का चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पे बिल्कुल मक्खन की तरह लैंड किया। इसरो का बड़ा अचीवमेंट था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया और अब उस स्पेस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर सोमनाथ, ये स्पेस डे शिव शक्ति पे सॉफ्ट लैंडिंग के सेलिब्रेशन का ज़रूर एक साल बाद ये हमारा पहला स्पेस डे है, नेशनल स्पेस डे है।
जो अगस्त 23 में चंद्रयान विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंड किया चांद में के साउदर्न हाफ पोल के पास। तो जब शिव शक्ति पॉइंट पे, जब नाम नहीं दिया था शिव शक्ति, जब 23 अगस्त को लैंड हुआ शाम को 6:00 पे, आपको कैसा लगा था? मैं बहुत खुश था, पर मैं बहुत खुश था कि मेरे साथियों जो उसमें काम किया है तो हर्षोन्माद में लगा उसी समय कि हमारे साथ साथ था हमारा प्राइम मिनिस्टर भी ऑनलाइन था उसी समय। सो सबके ये प्राउड मोमेंट था। आने वाले टाइम में क्या हम चांद पे दोबारा जाएंगे? क्या मिशन है, क्या करेंगे? हमारा ये प्लान कि हम आफ्टर दिस चंद्रयान 3 का सक्सेस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन भी दिया हमको कि हम एक दिन भारतीय वासी को चांद में ले जाए, भेजेंगे चांद पे और वापस लाएंगे ये 2040 में। सो उसकी तैयारी करना है, उसकी तैयारी कई तरह की करना है। हमारा एक मिशन था चंद्रयान 3, वो अब चंद्र में तक गया तो वापस नहीं आया। उसके वापस लाने में कई टेक्नोलॉजी का प्लानिंग करना चाहिए। सो चंद्रयान 4 ऐसा एक मिशन के ये उसके एक स्केल मॉडल है जो हम 2040 में जो ह्यूमन बीइंग के साथ करूँ उसके स्केल मॉडल होते हैं। सो वहाँ जाके सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती में आना है। सो इस मिशन है चंद्रयान 4। तो उसके बीच में एक आपके पास जापान के साथ भी मिशन है? हम उसका भी प्लानिंग करते ही रहती है। इसका अभी तक अप्रूव नहीं किया है। इसमें लूपेक्स करते हैं, लूनर पोलर एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक रोवर होगा जो रोवर जापान ने करेगा, उसका लैंडर को हमको तैयार करना है और लॉन्चिंग उनके रॉकेट में करेंगे। यही है इसका प्लानिंग। सो इस रोवर तो 10 गुना अधिक बढ़िया होगा और हमारे प्रज्ञान के कंपैरिजन में। तो पोलर साइड में जाएंगे, कई एक्सपेरिमेंट करेंगे, वाटर पानी का खोज करेंगे और लाइफ का ट्रेस करेंगे। सो इसका है एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य। ये चंद्रयान 4 दोबारा शिव शक्ति पॉइंट की तरफ ही जाएगा? मेरा सोच है कि ऐसा बहुत अच्छा होगा वहाँ फिर एक बार भी जाएं कि हम वहाँ साइंटिफिक स्कोप बहुत अधिक है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। तो इसलिए हमको हमारा जो मिशन चंद्रयान 4 करेंगे वहाँ ही जाना है। तो इतना मुश्किल भी है वहाँ जाना, तो इसलिए मोर चैलेंजिंग भी है।